गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है अभी? एकदम बढ़िया, चंगा, फर्स्ट क्लास है। चलो चलो फटाफट आ जाओ और देखते हैं इस सेशन के अंदर कुछ खास देखते हैं। हालांकि पिछले सेशंस के अंदर मैंने आपको फ्री बॉडी डायग्राम की एक जानकारी दी थी, जिसके अंदर हमने कुछ बेहतरीन सवाल किए थे। एक सवाल आपके सामने है जिसके अंदर हमने क्या देखा था कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसके साथ कांटेक्ट में एक छोटी सी ब्लॉक है और उसको कुछ इस तरीके से रस्सियों के सहारे, पुलिस के सहारे बांध रखा है। हमने डिस्कस किया था इसकी एफबीडी क्या बनेगी। फिर हमने ये देखा था कि ये जो पॉइंट है ए और बी के बीच में, यहाँ पे क्या नॉर्मल लगेगा कि नहीं लगेगा। और फिर उसको डिस्कस करने के बाद हमने देखा कि हाँ भाई, जो फोर्सेस है वो कुछ इस तरीके से लगेगा और ए और बी के बीच में कोई भी नॉर्मल रिएक्शन, आपको याद होगा, कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा था। ये सबसे प्रचंड और सबसे शानदार पॉइंट था पिछले सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम देख पा रहे थे कि ए और बी के बीच में कांटेक्ट होने के बावजूद इनके बीच में कोई भी कांटेक्ट फोर्स, कोई भी नॉर्मल रिएक्शन नाम का कोई भी फोर्स नहीं लग रहा था। ऑलराइट, तो हमने बिल्कुल तह तक जाके इस पूरे जो सवाल है इसकी हमने तहकीकात करी थी, इसकी एनालिसिस करी थी और हमें सही जानकारी मिली थी। सही इसकी एफबीडी बनाने में ये हेल्प करी थी। ऑलराइट, तो अगर हम एफबीडी की बात करें इसकी, तो एफबीडी अगर हम अलग से देखें, सिर्फ ब्लॉक, बड़े वाले ब्लॉक की अगर एफबीडी की बात करें तो सिर्फ ए की एफबीडी कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। ये रहा, देखो इसके अंदर एक इस पे नॉर्मल जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है एमजी, वो तो नीचे लग ही रहा है। साथ में कांटेक्ट फोर्स के नाम पे इसके ऊपर एक मात्र नॉर्मल शायद ग्राउंड से लग रहा है और कहीं नॉर्मल रिएक्शन नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच में तो भाई नॉर्मल रिएक्शन नहीं था, डिस्कस कर लिया था। बाकी मैंने आपको बात कही थी कि जब भी ऐसा कोई केस आवे जिसके साथ पुलिस लगी हुई हो, तो आप क्या करें कि जब भी बॉडी लें, एफबीडी बनाते वक्त जब भी बॉडी लें, बॉडी के साथ पुलिस भी ले ले। जब भी बॉडी ले, बॉडीज के साथ पुलिस भी ले ले और पुलिस के साथ थोड़ी थोड़ी रस्सी भी ले ले, ताकि उन रस्सियों के अंदर आराम से हमें बिना किसी दिक्कत के हम टेंशन भी लगा सके। ऑलराइट, तो बॉडीज के साथ पुली, पुली के साथ रस्सी और रस्सी में टेंशन। रस्सी में टेंशन, तो जैसे ही इस तरीके से काम करोगे आपकी सारी जो टेंशन है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना? शानदार एफबीडी बनेगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी। भले ही कितना भी विकट या कितना भी खतरनाक सिस्टम हो, आप बहुत आराम से उसकी एफबीडी बना सकते हो। ऑलराइट, तो क्योंकि अब एफबीडी के अंदर आपको महारत हासिल हो चुकी है, तो अब हम अगले पायदान पे चलते हैं, अगले स्टेप पे चलते हैं। और जो अगला स्टेप है वो क्या है? अगला जो स्टेप है वो क्या है? यस, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो प्रॉपरली फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, इनको हम ऑफिशियली प्रॉपरली देखेंगे। क्योंकि इसके अंदर न्यूटन्स लॉ के अंदर सबसे जो मेन चीज़ें थी, जो इंग्रेडिएंट या जो बेसिक जानकारी आपको चाहिए थी कि भाई फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अच्छा भैया, नॉर्मल होता है, टेंशन होता है। नॉर्मल क्या होता है, कब लगता है, कहाँ लगता है, किधर लगता है। टेंशन क्या होता है, कब लगता है, कहाँ लगता है, किधर लगता है। इन सारी चीज़ों की जब जानकारी हमने इकट्ठी कर ली, हर तरीके से अपने आप में हम सुदृढ़ हो गए, अपने आप में बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। बीडीबी की अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी है, फ्री बॉडी डायग्राम की अच्छी प्रैक्टिस हो गई है। तो अब बारी है असल बात करने के लिए, जिसके लिए हम ये सारी चीजें धीरे धीरे एक एक करके सीख रहे थे। ऑलराइट, तो अब बारी है उस न्यूटन्स लॉस को सीखने की, उस न्यूटन के नियमों को सीखने की, जिनके लिए हमने वो सारी अब तक की पढ़ाई कर रखी है। ठीक है बेटा, जिन नियमों पे ये पूरी ब्रह्मांड टिकी हुई है, ये ब्रह्मांड जो है उन नियमों का पालन करती है, न्यूटन के उन नियमों का। तो उन नियमों को हम क्यों ना
एकदम शानदार, जानदार तरीके से अपने दिमाग में बसा ले, सीख ले, ताकि उन नियमों को हम भी सवालों के अंदर और जो आगे आने वाले सिचुएशंस है, डेली लाइफ हम जब चलते फिरते हैं, उस समय भी जो न्यूटन के नियम लग रहे होते हैं, उनको भी हम समझ सकें। ऑलराइट, तो चलो शुरू करते हैं। इसी के साथ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को एक एक करके बारी बारी ऑफिशियली सीखना शुरू करते हैं। ठीक, तो चलो बारी है पहले लॉ की, फर्स्ट लॉ की। तो हम बात कर लेते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की। क्या कहता है फर्स्ट लॉ? पढ़ रखा है आपने, सबने पढ़ रखा है, आई नो। 9th-10th पास करके तो आए हो 11th-12th में तो फर्स्ट लॉ तो सबने पढ़ रखा है, 9th में पढ़ रखा है, कुछ बच्चे 10th में भी पढ़े हैं, अलग अलग बोर्ड्स के हिसाब से अलग अलग सालों में आपने पढ़ा है। तो क्या पढ़ा है उसके अंदर, क्या जानते हो? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप ही के समान है, आप ही पर ये लॉ इनफैक्ट अप्लाई होता है कि बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, चल रहे हैं तो चलते रहेंगे, सो रहे तो सोते रहेंगे, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, कोई आके कहे ना, हड़काए ना या डांटे ना, बेटा पढ़ ले, तब तक तो बैठे तो बैठे, सो रहे तो सो रहे हैं, जो कर रहे वो कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल अपने मोड में ही रहना। तो वही बात ये आएगी, इसी पर बेस्ड ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हम कह सकते हैं। हालांकि ये निर्जीव वस्तुओं के लिए है, आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन आप लोग इतने प्रेरित हो इस लॉ से कि इस लॉ को भी अपने ऊपर भली भांति लगा लेते हो। बहरहाल देखते हैं ये जो फर्स्ट लॉ है क्या कहती है। फर्स्ट लॉ कहती है कि ऑफिशियल जो इसका स्टेटमेंट है वो ये है कि इट स्टेट्स दैट a body kept at rest or in uniform motion will continue to remain in the same state of motion। आप सोच रहे होगे ये क्या है स्टेट ऑफ मोशन, समझाता हूं। नया एक टर्म मैंने जानबूझ के यूज किया ताकि आपको इसी बहाने स्टेट ऑफ मोशन जो टर्म है, जो चीज है, इसको समझाया जा सके, तो उसको मैंने इंक्लूड किया है। तो हम इस तरीके से इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इट स्टेट्स दैट अ बॉडी kept at rest or in uniform motion will continue to remain in the same state of motion until and unless a net external force starts acting on it। A net external force starts acting on it। तो ये पूरी जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो ये है हमारे पास। आप इस स्टेटमेंट को लिख देना, किसी भी स्कूल में आपसे एग्जाम में पूछे लिख देना, कोई नहीं नंबर काटने वाला, कोई नंबर काट ले तो मेरे से बात करा देना। तो वही बात ये आ गई किसके अंदर, हमने देखा कि ये जो स्टेट ऑफ मोशन है ये एक टर्म आपके सामने नया निकल के आया। क्या है ये स्टेट ऑफ मोशन? चलो देखते हैं। स्टेट ऑफ मोशन बेटा ऐसा होता है कि स्टेट ऑफ मोशन नाम से तो क्लियर हो रहा है कि किस टाइप का मोशन है, किस तरीके का, किस मोड का मोशन है, व्हाट इज द मोड ऑफ द मोशन, ये समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो स्टेट ऑफ मोशन है, ये जो टर्म है स्टेट ऑफ मोशन, ये जो टर्म है अपने भीतर दो, इनफैक्ट 3 बड़े इंपॉर्टेंट चीजें अपने अंदर इसने छुपा रखी है। 3 इंपॉर्टेंट बातें अपने अंदर छुपा रखी है। कौन कौन सी? चलो देखते हैं। पहला पोजीशन, यानी कि कभी भी हम किसी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन की बात करते हैं तो उसके लिए हम बात करेंगे कि स्टेट ऑफ मोशन का मतलब पोजीशन, उस बॉडी की पोजीशन क्या है, कहां पे स्थित है वो बॉडी। अर्थात स्टेट ऑफ मोशन बोलते ही पोजीशन अंडरस्टूड हो जाएगा, यानी कि आप पोजीशन के बारे में कहना चाह रहे हो, तभी आपने टर्म यूज किया स्टेट ऑफ मोशन। तो स्टेट ऑफ मोशन के अंदर ये
जो बातें हैं, ये 3 चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये छुपी हुई है। पहला पोजीशन, दूसरा स्पीड और तीसरा डायरेक्शन। पहला पोजीशन, दूसरा स्पीड और तीसरा डायरेक्शन। यानी कि यदि आपको किसी भी बॉडी के बारे में ये कहना हुआ कि आई वॉन्ट टू नो द पोजिशन, आई वॉन्ट टू नो द स्पीड, आई वॉन्ट टू नो इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, आप ये तीन चीजें कहने के बदले में सिर्फ ये कह दो कि आई वॉन्ट टू नो द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, आई वॉन्ट टू नो द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। बस इतना कह देना ही काफी हो जाएगा। इतना कह देना ही काफी हो जाएगा कि आप उस वस्तु, उस बॉडी, उस पार्टिकल की पोजीशन भी जानना चाह रहे हो, स्पीड भी जानना चाह रहे हो कि किस स्पीड, किस रफ्तार के साथ वो भाग रहा है और किस दिशा में वो जा रहा है। ये तीनों चीजें आप जानना चाह रहे हो। अगर आप किसी को उल्लेख करते हो द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज ब्ला ब्ला ब्ला, तो इसका मतलब आप बताना चाह रहे हो कि बॉडी की पोजीशन क्या है, स्पीड क्या है और डायरेक्शन क्या है। यानी याद रखेंगे कि स्टेट ऑफ मोशन कह दिया मतलब ये तीनों चीजें अपने आप कह दिया हमने, अंडरस्टूड है। ठीक बेटा, तो ये जानकारी अपने पास होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है सवालों के अंदर पूछ लिया जाए, एग्जाम में सवालों के अंदर पूछ लिया जाए व्हाट इज द या फाइंड आउट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। तो सिर्फ उसकी वेलोसिटी या सिर्फ उसकी जो मात्र स्पीड है वो बताने से काम नहीं चलेगा कि वो एक्सीलरेट कर रहा है नहीं कर रहा है, ये बताने से काम नहीं चलेगा। आपको उसकी ये तीनों चीजें बतानी पड़ेगी। कहां पे है, सपोज x = 5 पे बताना पड़ेगा, सपोज 2,4 पे है, इस कोऑर्डिनेट पे बताना पड़ेगा, किस पोजीशन पे बताना पड़ेगा, सपोज ओरिजिन पे बताना पड़ेगा उसको कि स्टेट ऑफ मोशन क्या है, ओरिजिन है। दूसरा, सपोज वो चल रहा है, ओरिजिन पे है, लेकिन उस समय ओरिजिन से वो गुजर रहा है, कितने स्पीड के साथ, 10 मीटर पर सेकंड के साथ, वो बताना पड़ेगा आपको। और प्लस ये भी बताना पड़ेगा कि पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, नेगेटिव एक्स में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, पॉजिटिव है, किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। इसका मतलब स्टेट ऑफ मोशन, ये तो मुझे अलग से एक वीडियो डालना चाहिए था खैर इसके अंदर कि स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है, लेकिन स्टेट ऑफ मोशन के अंदर आप ये सीख जाओगे, ये समझ जाओगे कि स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या है, पोजीशन, स्पीड और डायरेक्शन, ये तीनों चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। बराबर बराबर बेटा। तो ये चीजें हो सकता है कुछ बच्चों को मालूम हो पहले से, बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं मालूम उनके लिए मैंने ये अपडेट करी, वो अपने दिमाग में अच्छे से इस बात को डाल लेंगे कि स्टेट ऑफ मोशन क्या है। इट्स एन ऑफिशियल और प्रोफेशनल टर्म है जिससे कि हम इन तीनों चीजों को इंडिकेट करते हैं, पोजिशन, स्पीड और डायरेक्शन को। ठीक, तो सपोज हम बात करें इसके अंदर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की, तो फर्स्ट लॉ के क्या कहता है कि भैया, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जब तक कि बॉडी पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, है ना, कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तब तक उसकी स्टेट ऑफ मोशन वो मेंटेन करके रखता है। अर्थात किसी ब्लॉक को आपने सामने टेबल पे रख दिया तो रुका ही रहेगा, रखा ही रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा। और सपोज आपने किसी बॉडी को किसी परफेक्टली स्मूथ सरफेस के ऊपर, जहां कोई फ्रिक्शन नहीं, आई रिपीट, जहां कोई फ्रिक्शन नहीं, वहां पर आपने किसी ब्लॉक को ऐसे स्मूथ सरफेस पे, परफेक्टली स्मूथ सरफेस पे किसी ब्लॉक को आपने रख के चला दिया, रख के चला दिया। सपोज उसको हमने स्पीड दे दी 2 मीटर पर सेकेंड की, 2 मीटर प्रति सेकंड की एक स्पीड दे दी और दे करके छोड़ दिया, और लंबी जगह है, काफी लंबी जगह है, तो वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। वो किसी भी मोमेंट पे रोक के चेक कर लो, उसकी स्पीड बिल्कुल वही मिलेगी, वही मिलेगी, रत्ती भर भी चेंज नहीं होगी, रत्ती भर भी कम भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कम करने वाला तो कोई है नहीं ना, फ्रिक्शन तो है नहीं ना, गायब कर दिया हमने, परफेक्टली स्मूथ सरफेस पहले ही कह दिया। बराबर। तो भाई बात ये आ गई कि अगर कोई बॉडी रखी हुई है तो रखी रहेगी,
कोई टेंशन नहीं, आराम करता रहेगा, आराम फरमाता रहेगा। और अगर कोई किसी बॉडी को आपने ऐसे किसी सरफेस पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी दे करके छोड़ दिया, आई रिपीट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अर्थात उसकी स्पीड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट यानी फिक्स, वो पॉजिटिव में जा रहा है तो जा ही रहा है, 2 मीटर पर सेकंड पे तो जा ही रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो जब तक उस पर कोई आप बल प्रयोग ना करोगे, बाहर से कोई एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, तो उस पर कोई असर नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा, वो चलता ही रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। ऑलराइट, तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक एग्जाम्पल हम जरा देख लेते हैं। सपोज वी हैव अ ब्लॉक, kept on a surface, let's say it is a smooth surface, और इस पर हमने उसको रख दिया। जब हमने इसको रख दिया तो क्या इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है? देखें जरा, इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये जो नेट एक्सटर्नल फोर्स की हम बात कर रहे थे, क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है? एक सेकेंड, जस्ट होल्ड, यस। हम बात करेंगे इस पर लगने वाले फोर्सेस की, तो फोर्सेस जो है सबसे पहले तो mg लग रहा है और दूसरा नॉर्मल लग रहा है। दो फोर्सेस लग रहा है, दोनों बाहर से लग रहा है। क्यों? दोनों एक्सटर्नल। क्यों? क्योंकि सिस्टम तो ब्लॉक है ना, टेबल हमारा सिस्टम तो है नहीं, अर्थ हमारी सिस्टम तो है नहीं, सिस्टम के अंदर तो है नहीं, वो बाहर, यानी कि ये जो फोर्सेस लगा रही mg और नॉर्मल निश्चित रूप से एक्सटर्नल फोर्सेस है। तो एक नहीं दो एक्सटर्नल फोर्स है, फिर भी बॉडी ना चल रही। और अगर चल रही है, मान लो यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, जैसे आगे की ओर मैंने एरो शो कर रखा है, तो अगर चल रही है तो चलती रहेगी। क्यों भाई? रखी है, मान लो ये एरो नहीं है, रुकी हुई है, रेस्ट पे है ना, एरो नहीं लगा रखा हमने, रेस्ट पे, तो रेस्ट पे रहेगी। और अगर चल रही है तो चलती रहेगी। क्यों भाई? दो फोर्सेस लग रहे, दोनों एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे, फिर भी क्यों रुक रहेगी? क्योंकि ये जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, ऊपर हमने गोला कर रखा है, जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना है? 0। वेरी नाइस, वेरी गुड बेटा। जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना है बेटा? 0। यानी एक्सटर्नल फोर्स तमाम लगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्टेंट कितना आवे? 0। रिजल्टेंट कितना आवे? 0। तो अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से बॉडी की जो स्टेट ऑफ मोशन मैंने आपको बताई, उसकी पोजीशन, उसकी स्पीड और उसका डायरेक्शन बिल्कुल मेंटेन रहेगा, बिल्कुल मेंटेन रहेगा। अगर रेस्ट पे है तो बिल्कुल मेंटेन रहेगा, और अगर चल रहा है तो जाहिर सी बात है पोजीशन तो मेंटेन रहेगा नहीं, क्योंकि उसको आपने खुद ही चेंज करा दिया, आपने खुद ही उसको चला दिया। तो इस पोजीशन को छोड़ के बाकी दोनों चीजों को वो मेंटेन करता रहेगा, तब तक उस स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा, अपने करस्पॉन्डिंग स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा। रेस्ट पे तो रेस्ट पे, चल रहा है तो चलता रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो चलता रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। दिमाग में डाल ली ये बात, जब तक कि उस पर कोई नेट, ये नेट शब्द बच्चों के दिमाग में से निकल जाता है, बार बार कह रहा हूं। तो इसलिए सबसे पहले तो नेट शब्द को पकड़ो। एक्शन फोर्स तो ऐसे भी सोते हुए भी बता दोगे, भूलोगे नहीं, मेरे को मालूम है। तो पहले नेट शब्द को दिमाग में लॉक कर लो, सील लो दिमाग में कि क्या होना चाहिए बॉडी के लिए। बॉडी के मोशन को चेंज करने के लिए, रुका है तो उसको चलाना है, और चल रहा है तो उसके वेलोसिटी को चेंज करना है, उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना, उसको एक्सीलरेट करना, व्हाटएवर। तो उसके लिए क्या चाहिए? नेट। सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स से काम नहीं चलेगा, आपको क्या चाहिए? नेट एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, उनका एक रिजल्टेंट होना चाहिए। अगर कुल मिला के बैलेंस हो रहा है ना, चेंज नहीं होगा। अगर कुल मिला के फोर्सेस बैलेंस कर ले रहे एक दूसरे को, चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो बेटा यही है
न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ऑलराइट, तो अब अगर हम देखें कि इस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को और क्या कहा जा सकता है और क्या कहा जाता है, तो इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखेंगे। इसे हम फर्स्ट लॉ को फर्स्ट लॉ के बदले आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल दोगे, बुरा नहीं मानेगा। बुरा नहीं मानेगा। तो फर्स्ट लॉ को न्यूटन फर्स्ट लॉ, जो न्यूटन का पहला नियम है, उसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ऑलराइट, सुना होगा, 9th में आपने खूब पढ़ रखा है। तो हम जानते हैं बॉडी के पास बेटा दो टाइप की इनर्शियाज होती है। पहली होती है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरी होती है इनर्शिया ऑफ मोशन। पहली इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूजी होती है इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी कि रुका है तो रुका रहेगा, ईंट के समान, और चल रहा है तो बस चलता रहेगा जब तक कि पीछे से उसको कोई फोर्स ना लगे, कोई बल प्रयोग ना हो। ऑलराइट बेटा, तो बात यह आ गई कि इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये इनर्शिया चीज है क्या? बात यह आ गई कि ये इनर्शिया चीज क्या है, बताओ जरा। व्हाट इज इनर्शिया बेटा? बोलोगे प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ब्ला ब्ला ब्ला। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। क्या लोग, कोई दिक्कत नहीं, बुरा नहीं मानेगा ये। बुरा नहीं मानता। तो भाई बात यह आ गई, इनर्शिया अगर हम समझना चाहते हैं तो दिस इज नथिंग बट मास। मास का ही दूसरा जो नाम है, आप कह सकते हो इनर्शिया है। अगर बॉडी के पास मास है, उसको कह दो कि हाँ बॉडी के पास इनर्शिया। अगर मास नहीं है, कदापि उसके पास इनर्शिया नहीं होगी। तो मास कह लो या इनर्शिया कह लो, फिर कह रहा हूं बुरा नहीं मानेगा, बुरा नहीं मानेगा। ऑलराइट, तो भाई बात ये आ गई कि ये जो इनर्शिया है ये मास ही है, यानी कि मास की वजह से उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आती है जिसे हम इनर्शिया कह देते हैं। तो इनर्शिया कह लो, मास कह लो, बात बराबर है। मास भी एक प्रॉपर्टी है, मास भी एक प्रॉपर्टी। याद रखना, कभी मास को डिफाइन किया तुम लोगों ने? नहीं किया, मुझे पूरा यकीन है बेटा। अब मैं बोल दूं मास को डिफाइन करो, मुंह देखने लग जाओगे एक दूसरे का। चेहरा देखने लग जाओगे। भैया मास को तो कभी डिफाइन नहीं किया। मास क्या, मास तो मास होता है 2 kg 5 kg। मेरी मास मेरे पास भी मेरी जो मास है वही 45 kg। ऐसे बोलोगे 50 kg कितने, 70 kg? अच्छा चलो 70 kg तुम्हारी मास, चलो। तो भाई बात ये आ गई कि मास तो ठीक है, लेकिन मास को डिफाइन अगर करना है तो कैसे करोगे? हाउ वी विल डिफाइन मास? हाउ वी विल डिफाइन मास? कभी कोशिश तो नहीं करी? करो, थोड़ा कोशिश करो। तो अगर मास को डिफाइन करोगे बेटा, तो मास भी कुछ नहीं, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी। मास भी एक प्रॉपर्टी है। मास को भी आप एक प्रॉपर्टी के नाम पे, प्रॉपर्टी के रूप में डिफाइन कर सकते हो। मास भी एक प्रॉपर्टी है जिसके वजह से वो अपने आसपास के बॉडीज के साथ ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन करता है। कह दो कोई दिक्कत नहीं, अगर मास नहीं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगाएगा, mg कैसे लगाएगा, जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर कैसे लगाएगा? आगे चल के चैप्टर में पढ़ोगे, ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे इस चीज को। 9th में भी शायद पढ़ा है, हाँ पढ़ रखा है तुम लोगों ने, सीबीएसई में आता है, आईएससी या आईसीएसई में भी शायद आता है। तो भाई बात ये आ गई कि मास को अगर आप डिफाइन करोगे, ऑफिशियली डिफाइन करोगे, तो उसे भी आप प्रॉपर्टी के रूप में ही डिफाइन करोगे। यानी मास और इनर्शिया कुछ नहीं, सेम चीजें हैं। मास को भी आप कह सकते हो, मास इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इट कैन मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, बरोबर। तो मास कह लो, इनर्शिया कह लो, बात बराबर है, बुरा नहीं मानेगा। अगर बॉडी के पास मास नहीं होती बेटा, तो उसको रखोगे वो रह नहीं सकता, वो अपने आप को वहां पे मेंटेन करके रख नहीं सकता, बह जाएगा, बह जाएगा, वो फ्लूइड के समान बह जाएगा। तो अगर बॉडी है, उसके पास मास है, तभी इनर्शिया है, तभी वो अपने आप को स्थिर करके
रख सकता है। ऑलराइट, तो इनर्शिया, मास एक ही चीज है। इनर्शिया नहीं तो ना वो अपने पोजीशन को मेंटेन कर पाएगा, इन तीनों में से देखो, ना वो अपने पोजीशन को मेंटेन कर पाएगा और ना ही स्पीड और डायरेक्शन अर्थात वेलोसिटी को मेंटेन कर पाएगा। आप उसको चला के छोड़ दो, बह जाएगा, फैल जाएगा, बह क्या जाएगा, फैल जाएगा, है ना। रेती का आपने देखा, रेत, मान लो एक रेती का रेत का आपने गोला बनाया, अपने हाथ में रेत ले लिया, इतना सारा भर लिया मुट्ठी में, और उसको खूब सारा लेकर के दोनों हाथों में ले लो, चलो दोनों हाथों में आपने खूब सारा रेत ले लिया, उसको लेकर के आपने टेबल पे रख दिया, और बोलोगे वो ऐसे ही रहेगा? रहेगा? नहीं रहेगा, रखते फैल जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से तो किसी भी बॉडी के पास अगर मास है तभी वो अपने जो स्टेट है, घबराओ नहीं, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, कुछ स्टूडेंट्स के मन में दिमाग में कुछ सवाल पैदा हुए होंगे, घबराओ नहीं, ठंडे रखो, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, रुको, धैर्य रखो। तो भाई बात ये आ गई कि किसी भी बॉडी के पास अगर मास है तो ही वो अपने पोजीशन को मेंटेन रख पाएगा, अदरवाइज फैल जाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल जस्ट समझाने के लिए मैंने एग्जांपल लिया कि बालू, रेती अगर आप अपने हाथ में भर के टेबल पे रखोगे, बह जाएगा, वो फैल जाएगा, मतलब पूरे टेबल पे फैल जाएगा ऐसे। अब आप में से कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये तो इसके पास तो मास है, बालू के पास मास है, तो फिर फैल क्यों गया? बेटा मैंने क्या कहा, मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया समझाने के लिए, पूरा सुनो। मैंने जस्ट एक एग्जांपल लिया समझाने के लिए, फैलाने के नहीं, समझाने के लिए। अब मैं उसको समझाता हूं, अब मैं उसको प्रॉपर्ली समझा रहा हूं कि वो फैला क्यों, रेत क्यों फैला, ये बता देता हूं, घबराओ नहीं। भाई जैसे ही आपने रखा, गौर से सुने, जैसे ही आपने रखा तो सारे के सारे सैंड पार्टिकल्स, रेत के जो पार्टिकल्स है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे तो नहीं है या टेबल पे तो हॉरिजॉन्टली लाई तो नहीं कर रहे, वो कुछ की हाइट तो ऊपर है ही, क्योंकि आपने हाथ में भर रखा है। और जैसे आपने छोड़ा उसको, जब तक संभाल रखा था तब तक तो संभाल रखा है आपने, ध्यान से सुनना, जब तक तुमने संभाल रखा अपने हाथ में तब तक तो तुमने संभाल रखा, लेकिन जैसे ही आपने फ्री किया, अनाथ हो गया बेचारा। जैसे तुमने छोड़ा अनाथ हो गया, तो किसने संभाला, किसने खींचा अपनी ओर? धरती माता ने। mg फोर्स लगा ना बेटा, पहले भी लग रहा था, लेकिन उसको आपने बैलेंस कर रखा था अपने हाथों से। अब जैसे आपने फ्री कर दिया तो mg उस पर रिजल्टेंट फोर्स के रूप में देखने लगा, जिस फोर्स की वजह से वो सारे पार्टिकल्स नीचे की ओर गिरने लगे, और उस गिराव की वजह से, उस गिरने की वजह से वो सारे पार्टिकल्स, सैंड के पार्टिकल्स उस टेबल के ऊपर फैलते हुए नजर आए, फैलते हुए नजर आए। लेकिन एक बार वो जब सेटल हो जाएंगे, ध्यान से सुनना, नहीं सुनोगे ध्यान से कछु ना आवेगा समझ में, बिल्कुल ध्यान से सुनना। बात यह आ गई बेटे कि जब एक बार वो सेटल हो जाएंगे, वंस दे विल गेट सेटल ऑन द टेबल, आपने छोड़ा, भार की वजह से नीचे गए, सारे फैलते हुए नजर आए, और जब एक बार वो सेटल हो गए, उसके बाद थोड़ी मूव कर रहे हैं, उसके बाद थोड़ी मूव कर रहे हैं वो, उसके बाद वो वहीं उसी हालत में, फैले हुए हालत में नजर आ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ये एग्जांपल सिर्फ समझाने के लिए मैंने लिया था, उसको गौर से समझो, नहीं तो उल्टा और आपके दिमाग में कंफ्यूजन आ जाएगा। पूरा अच्छे से समझो। तो भाई बात ये आ गई कि आपने जैसे रखा, वो फैलता नजर आया, फैला भी, लेकिन एक बार जब सेटल हुआ उसके बाद वो मूव नहीं करेगा, उसके बाद अब वो मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, उसके पास क्या है? उसके पास मास है, उसके पास मास है। मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है अमिताभ बच्चन जी का, मेरे पास माँ है, अरे शशि कपूर जी का डायलॉग था।
मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? शशि कपूर जी कहते हैं मेरे पास माँ है। तो सैंड कहेगा मेरे पास मांस है ना। तो बस मांस के वजह से अब एक बार सेटल होने के बाद अब वो स्थिर रह पाएंगे। ध्यान से सुनना बात को, अब वो स्थिर रह पाएंगे। लेकिन अगर मांस नहीं होता, यही मांस नहीं होता बेटा, तो वो टेबल पे अभी जो पड़े हुए नजर आ रहे हैं वो वैसे भी नजर नहीं आ सकते थे। वो उस हालत में भी रह नहीं सकते थे, वो पूरा पूरा फैल जाते, भगवान जाने कहां जाते, बह जाते, ब्रह्मांड में कहीं लीन हो जाते, गायब हो जाते, सारे फैल जाते। वो होता असली फैलाव, मतलब बहाव, जिसको मैं कहना चाह रहा था कि अगर बॉडी के पास मास नहीं है, बह जाएगा। अगर, आई रिपीट, अगर बॉडी के पास इनर्शिया, मास नहीं है, बह जाएगा। कैसे बह जाएगा? बस उस चीज को समझाने के लिए, ताकि इमेजिन कर पाओ कैसे बह जाएगा, उसके लिए मैंने बालू का एग्जाम्पल लिया था। अब आ गया समझ में? लेकिन बालू के केस में ऐसा है कि हमने जस्ट उसको, उस बहाव को समझने के लिए, ताकि हम इमेजिन कर सके, कल्पना कर सके बहाव कैसा होगा, हमने बालू का एग्जांपल लिया। लेकिन बालू में जो बहाव हमने देखा वो दरअसल उसके वेट के, मास के, mg के वजह से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर लगा, उसके वजह से वो सारे नीचे फैले और फिर सेटल हो गए। थोड़ी देर में सेटल हो गए, विद इन अ सेकंड सेटल हो गए। और सेकंड भर में सेटल होने के बाद अब वो नहीं मूव करेंगे। काहे? मास है ना जी, मास है। और अगर यही मास नहीं होता तो ये जो फैलाव है रुकता नहीं, वो फैलते और ऐसे फैलते, फिर रुकते नहीं, वो फैलते चले जाते, बहते चले जाते। बहते तो ऐसे बहते कि अब रुकते नहीं, बहते चले जाते। ठीक है बेटा, तो ये अपने एजेंडे में नहीं था, एक्स्ट्रा मैंने बता दिया तुम लोगों को इनर्शिया और ये एग्जाम्पल वगैरह। इसीलिए बच्चे कहा करते थे, काफ़ी जो स्टूडेंट्स थे, कि सर आपने उस बैच में तो ये सारी चीज़ बता दी, हमें नहीं बताया। तो बेटा ऐसा है, सारी चीज़ें माहौल, मूड और सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं। जब जैसा माहौल, जैसा जैसा मूड, वैसी सारी चीज़ें, वैसी सारी एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकल के आते हैं, एक्स्ट्रा जो एक्सप्लेनेशन वो निकल के आते हैं सिचुएशन की मांग के हिसाब से, है ना, सिचुएशन के मांग के हिसाब से। तो जो आप लोग बच्चे ये वीडियो देख रहे हो, काफ़ी अच्छी बात है कि आपको ये जो स्टेट ऑफ, सॉरी, ये जो इनर्शिया है, ये जो मास है, इस पर जो मैंने बात कही, ये चीज़ तह तक समझ में आएगी कि अगर बॉडी के पास मास नहीं है, वो रह नहीं सकता अपने स्टेट ऑफ मोशन को, अपने पोजीशन को मेंटेन नहीं रख सकता। आप अपने टेबल पे रख दो एक ब्लॉक, रह नहीं सकता, वो फैल जाएगा, बह जाएगा, बह जाएगा, रखते ही फैल जाएगा, बह जाएगा। अब वो रुकेगा नहीं। सैंड तो रुक गया था, एक बार फैला, फैलते बाद नजर आया, लेकिन रुक गया, उसके बाद स्थिर हो गया। मास है ना उसके पास, इनर्शिया, रुक गया। लेकिन अगर मास नहीं होता तो वो बॉडी, कोई भी बॉडी आप रख के देखो, फैल जाएगा। रख के देख क्या सकते हो, क्योंकि बिना मास का बॉडी तो आप ला नहीं सकते कहीं से, इमेजिन नहीं कर सकते हो। तो अगर बॉडी के पास मास नहीं है, रुक नहीं सकता, बह जाएगा, ठहर नहीं सकता, उसके अंदर ठहराव नहीं आएगा। वो जो ठहराव है उसके अंदर, वो किस वजह से है? ओनली ड्यू टू इट्स, यस, मास, ओनली ड्यू टू इट्स मास। कोई शक? चलो, तो ये मैंने आप लोगों को इनर्शिया की कुछ स्पेशल बातें बता दी, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता दिए, जिस पर बेस्ड हम बात करेंगे आगे भी। और अभी फिलहाल जो फर्स्ट लॉ पे अपन बात करें, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का पहला नियम क्या बताता है कि बॉडी रखी है तो रखी रहेगी, रखी है तो रखी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, जब तक कि उसके पास, जब तक कि उसके ऊपर क्या ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, नेट, यस, नेट एक्सटर्नल फोर्स। दिमाग में बांध लो, पल्ले बांध लो इस बात को। ठीक है। तो ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, अर्थात अगर बॉडी रखी हुई है, आपको दिख रहा है कि वो रेस्ट पे है, समझ जाना रिजल्टेंट जीरो है उस पे।
समझ जाना रिजल्टेंट जीरो है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको और दे देता हूं। बेहतरीन एग्जांपल है, हम एक इंक्लाइन प्लेन ले लेते हैं जिसके ऊपर हमने एक ब्लॉक को रख दिया कुछ इस तरीके से। ये लो, इस पर देखो एक फोर्स लग रहा है mg और दूसरा फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन इंक्लाइन प्लेन का आप केस जानते ही हो, क्योंकि कॉन्टेक्ट सरफेस इंक्लाइंड है तो उसका ठीक परपेंडिकुलर देखो ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन लग गया। अब बात ये आगे कि ये जो mg और ये जो नॉर्मल है ये आपस में लग रहा है। अब अगर इनका हम देखें कंपोनेंट तो एक अलोंग द इंक्लाइन प्लेन mg का साइन थीटा लगेगा। ये लग गया साइन थीटा। अगर ये थीटा है नीचे वाला तो ये mg साइन थीटा और ये दूसरा वाला mg का कॉस थीटा। जानते ही हो आप लोग, ये आप जानते ही हो। किसी को अगर नहीं मालूम तो बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, आपने पढ़ा भी होगा निश्चित रूप से। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे से एक बार कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको अलग से जूम पे कहीं पे बता दूंगा अगर किसी को वाकई नीड है। मेरे ख्याल से नीड नहीं होगी, सबको मालूम है mg का mg साइन थीटा mg कॉस थीटा कंपोनेंट करना सबको आता है। अब बात ये आ गई कि हमने इस ब्लॉक को रखा, इंक्लाइन प्लेन पे रखा और हम देख पा रहे, साफ साफ देख पा रहे, देखो नॉर्मल को किसने बैलेंस कर रखा है? mg cos थीटा ने। नॉर्मल को mg cos थीटा ने बैलेंस कर रखा है। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन के लंबवत परपेंडिकुलर में फोर्स तो आपस में बैलेंस है, क्योंकि नॉर्मल जो है जितनी जरूरत उतना वो डेवलप हो जाएगा और mg cos थीटा को वो बैलेंस कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर टू द कॉन्टेक्ट सरफेस या हम यूं कहें कि परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन फोर्स आपस में बैलेंस है। ठीक है, अब अलोंग द इंक्लाइन प्लेन क्या होगा? अलोंग द इंक्लाइन प्लेन अगर देखें तो mg sin थीटा, इसको कौन बैलेंस कर रहा है? इसको तो कोई नहीं बैलेंस कर रहा, तो फिर तो फिसलना चाहिए। देखा कि फिसल नहीं रहा है, अर्थात बॉडी को रखने के बाद वो नीचे की स्लाइड करना चाहिए, देखा कि नहीं कर रहा। इसका मतलब गुप्त रूप में, सीक्रेट रूप में पक्की बात है कोई ना कोई फोर्स इसको बैलेंस कर रहा होगा, कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा होगा। सही बात है। इस केस में क्या हो सकता है? फ्रिक्शन हो सकता है, जो कि ये पीछे की ओर देखो नॉर्मल और mg cos थीटा बैलेंस है, ये mg sin थीटा को कौन बैलेंस करेगा? ये पीछे की ओर फ्रिक्शन बैलेंस करेगा। mg sin थीटा को कौन बैलेंस कर रहा होगा बेटा? पीछे की ओर पक्का गुप्त रूप में चुपचाप क्या लग रहा होगा? साइलेंटली फ्रिक्शन लग रहा होगा, जो कि mg sin थीटा को बैलेंस करके बैठा है। तभी तो हमने रखा, रखने के बाद नीचे आना चाहिए था, आने की बात थी लेकिन आ नहीं रहा है, वो रुक गया। इसका मतलब पक्का अगर वो रेस्ट पे, पक्का मैंने कहा देखते समझ जाना, पक्की बात है। आप हिसाब किताब करके देख लो, रिजल्टेंट फोर्स उस पे क्या होगा? नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पे क्या होगा? जीरो। नेट एक्सटर्नल फोर्स हर हालत में क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। तो ये दोनों फोर्सेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। अगली बात समझ में? चलो, तो ये थी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की बात, पहले नियम की बात, कि अगर बॉडी रखी है तो रखी रहेगी। बॉडी रखी है तो रखी रहेगी जब तक कि उस पर कोई रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जैसे कि ये केस आपने देखा। रखी है तो रखी रहेगी, और अगर चल रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, आई रिपीट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अर्थात उसकी दिशा और दशा दिशा और उसकी जो स्पीड है, गति है, दोनों ही अगर जो स्पीड को आप हिंदी में शायद चाल बोलते हो, है ना, तो स्पीड और डायरेक्शन अर्थात वेलोसिटी अगर उसकी कांस्टेंट है तो उसी दिशा में उसी स्पीड के साथ चलता रहेगा जब तक सूरज चांद नहीं रहेगा। ऐसा नहीं बोलेंगे, जब तक सूरज चांद नहीं, जब तक उस पर कोई रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जब तक कि उस पर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ओके बेटा, तो दिस इज योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसे कि हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं, क्योंकि इनर्शिया के वजह से ही वो ऐसा करने में सक्षम है। रुका है तो रुका रहने में सक्षम है, चल रहा है तो चलते रहने में सक्षम है। क्यों? ओनली बिकॉज ओनली ड्यू टू इट्स
इनर्शिया ओनली ड्यू टू इट्स मास। मास नहीं होता, इनर्शिया नहीं होता, कर नहीं सकता, ना रुक के रह सकता, ना चल सकता, वो बह जाएगा, जहां भी छोड़ के बह जाएगा, फैल जाएगा और अनंत तक फैलता चला जाएगा। ठीक है बेटा, तो वे बात ही आ गई, ये सारी चीज़ों तो मैंने बता दिया। और कुछ है मेरे दिमाग में, एक पॉइंट आ रहा था। ठीक है, अब तो अगले सेशन के अंदर मैं न्यूटन सेकंड लॉ आपको बताऊंगा, उसके अंदर जो विशेष बातें हैं वो आपको बता दूंगा मैं आपको, उसको प्रैक्टिस कर लेना, उसको अपने दिमाग में अपडेट रखना। हालांकि न्यूटन फर्स्ट लॉ मैंने बता दिया, लेकिन अपने ऊपर, खुद के ऊपर कभी लागू मत कर लेना। सवालों में बॉडीज पे लागू करना, निर्जीव वस्तुओं पे लागू कर लेना, खुद पे नहीं। खुद पे नहीं, ठीक है। तो ढीठ के समान नहीं बैठना है ना, बैठे हो तो बैठे ही हो, सो रहे हो तो सो ही रहे हो, ऐसा नहीं। जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, कोई बोले ना कि भाई ये पढ़ लो उठ के या कुछ कर लो उठ के, हाँ, तब तक के वैसे ही ना, ऐसा नहीं, ठीक है ना। तो यह लॉ निर्जीव वस्तुओं के लिए, आप तो जीवित हो ना, जीवंत हो ना, तो आप अपने हिसाब से कार्य करते रहो, पढ़ाई करते रहो, खूब पढ़ाई करो, खूब सीखो और खूब बढ़िया परफॉर्म करो, खूब बढ़िया परफॉर्म करो, ठीक है ना। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। काफ़ी धुआंधार सेशन था काफ़ी अच्छा सेशन था, आई ऑल्सो एंजॉयड, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, उसके अंदर सेकंड लॉ देखेंगे, है ना, न्यूटन सेकंड लॉ। तब तक के लिए बाय बाय।